नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम सब्जेक्ट कोड BHIC 132 के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में हमने यह पढ़ा था कि किस प्रकार से गुप्त शासकों का उदय हुआ था, और आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि गुप्त साम्राज्य के दौरान गुप्तकालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, गुप्तकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, गुप्तकालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, और गुप्तकालीन जो सांस्कृतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। यानी कि इन चारों के इर्द गिर्द जो है ये चैप्टर जो है हमें बताएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने पहले चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर को समझने में आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसका कारण यह है क्योंकि पहले चैप्टर में हमने गुप्त काल के बारे में पढ़ा था कि किन किन राजाओं ने गुप्त वंश के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इस चैप्टर में हम उन्हीं राजाओं द्वारा जो प्रशासनिक क्रियाएं की गई हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन की बात करेंगे। तो देखो भाई, किसी भी क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस क्षेत्र के राजा की होती है। यानी कि राजा ही मेन जो है सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है, और उसके आसपास बाकी सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। जैसे कि एक क्षेत्र में एक राजा होगा जो सारे डिसीजन लेगा, फिर उसकी मंत्री परिषद होगी जिससे वो परामर्श लेगा, बहुत सारे अधिकारी होंगे जिन्हें अलग अलग कर्तव्य सौंपे जाएंगे, सुरक्षा के लिए एक सेना होगी, और टैक्स की वसूली के लिए कुछ अधिकारियों को रखा जाएगा ताकि देश की आमदनी होती रहे। इसके अलावा प्रशासन को और अच्छा बनाने के लिए क्षेत्रों को कई उप क्षेत्रों में बांटा जाता है, जैसे प्रांत, जिला और गांव में। ये सब चीज़ें कैसे चलती थी, इन्हीं सब चीज़ का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो देखो भाई, गुप्त काल में राजा ही प्रशासन का आधार था, ये तो फिक्स है, क्योंकि हर एक जो शासन रहेगा, जितने भी हम हिस्ट्री में शासन व्यवस्था पढ़ेंगे उसमें राजा ही प्रशासन का मुख्य आधार रहेगा, राजा ही सारे डिसीजन लेगा। लेकिन जब आप गुप्त राजाओं के बारे में पढ़ोगे तो आपको यह भी पता चला पहले चैप्टर में कि गुप्त राजाओं ने बहुत सारी भारी भरकम उपाधियों को धारण किया था। जब भी वो कोई विजय प्राप्त करते थे या कोई नया काम करते थे तो अपने नाम के आगे एक उपाधि लगा लेते थे। जैसे कुछ उपाधियों के यहाँ पर नाम दिए हैं: परम भट्टारक, परम देवत, चक्रवर्ती, परमेश्वर। ऐसी बहुत सारी उपाधियां गुप्त राजाओं ने धारण करी थी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ोगे तो समुद्रगुप्त की तो देवताओं की से तुलना की गई थी, क्योंकि समुद्रगुप्त का जो राजकवि था हरिशेन, उसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, और इस प्रशस्ति को उसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा था, जहां उसने पता क्या बताया था कि समुद्रगुप्त कुबेर के समान है। यानी कि धन के देवता कुबेर के समान हैं, समुद्र के देवता वरुण के समान हैं, युद्ध के देवता इंद्र के समान हैं। इस प्रकार उसकी तुलना जो है कई जो है देवताओं से की गई थी, जिससे यह पता चलता है कि विश्व में समुद्रगुप्त के विरोध में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो समुद्रगुप्त को हरा दे। यानी कि सबसे पहले जो राजा का काम होता था वो ये होता था कि वो प्रजा में ये शो कर सके कि उससे बड़ा कोई राजा नहीं है, इसलिए वो बड़ी बड़ी उपाधियों को धारण करता है, वो अपने आप को पृथ्वी पर देवतुल्य के बराबर दिखाता है। हालांकि जब हम राजा की बात करते हैं तो राजा भले ही सर्वोच्च शक्ति हो, लेकिन फिर भी राजा से यह आशा की जाती है कि वो धर्म के अनुरूप कार्य करेगा। उसके कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं कि वो जो कार्य करने हैं वो उसे करने ही पड़ेंगे। अगर वो कार्य नहीं करता तो प्रजा को ये अधिकार है कि वो विरोध कर सके। जैसे कि गुप्त काल में राजा का यह कर्तव्य था कि वो युद्ध और शांति के समय में राज्य की नीति को निश्चित करे। यानी कि युद्ध हो तब भी राज्य की कुछ नीतियां निश्चित हो, राज्य चलता रहे, राज्य में रुकावट ना आए, और शांति की स्थिति हो तो और भी अच्छे से जो है प्रशासन को चलाया जाए। जैसा कि राजा स्कंद गुप्त ने जब दक्षिणापथ के राजाओं को अपने राज्यों में मिला लिया तो उसने काफ़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया, क्योंकि जब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की तो उसने तो दक्षिण के राजाओं को हराया और उनके प्रति सहानुभूति दिखाई, लेकिन स्कंदगुप्त ने ऐसा नहीं किया। उन्हें क्या करा, अपने ही राज्य में क्या कर लिया, स्थापित कर लिया, अपने ही राज्य में मिला लिया, ताकि दूर की सोच चले, बाद में ये लोग विरोध ना कर पाएं। तो ये राजा का कर्तव्य होता है कि युद्ध और शांति के समय में वो क्या करें, राज्य की पॉलिसीज बनाए, राज्य की नीतियां बनाए, और राज्य को अच्छे से प्रशासन रूप से चलाने के लिए अपने निर्णय लेता रहे। दूसरी बात यह है कि जब बाहर का आक्रमण हो तो राजा का सबसे बड़ा कार्य यह है कि वो देशवासियों की सुरक्षा करे। यही उसका प्रमुख कर्तव्य है, सबसे आगे जान की बाजी लगा दे अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए। तीसरा है, युद्ध की स्थिति में राजा सेना की लीडरशिप भी करेगा। ये नहीं कि घर में बैठ के कहेगा जाओ तुम लड़ो, सबसे आगे वही रहेगा। इसकी पुष्टि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने की भी है, उन्होंने खुद आगे बढ़कर अपने सैनिक अभियान चलाए हैं। इसके अलावा राजा ब्राह्मणों और श्रमणों सबकी सुरक्षा करेगा, सबकी मदद करेगा। इसके अलावा वह विद्वान और धार्मिक लोगों को आश्रय देगा और उनकी हर संभव सहायता भी करेगा। इसके साथ साथ राजा खुद ही सर्वोच्च न्यायाधीश है, तो वो ये देखेगा कि किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय हो। इसके साथ साथ केंद्र स्तर पर और प्रांत स्तर पर शासन को चलाने के लिए वो अधिकारियों की नियुक्ति भी करेगा। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है। इसके अलावा मुद्रा प्रणाली में वो सिक्के भी जारी करेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि राजा
किस प्रकार से एक सेंट्रलाइज भूमिका निभा रहा है गुप्त काल के अंतर्गत और उसे सारी की सारी जो शक्तियां प्राप्त हैं। अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद और दूसरे कुछ अधिकारियों की। तो देखो भाई, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार जो बच्चे पेपर देते हैं उन्हें तो पता भी होगा कि एक अधिकारी का नाम लिख देंगे, फिर कहेंगे इस अधिकारी को गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था। तो ये वाले आने वाले दो तीन जो पैराग्राफ है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो भाई, राजा अकेले सारे डिसीजन नहीं लेता था। इसके लिए उसकी सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद बनी हुई थी और भी बहुत सारे अधिकारी थे। ठीक है भाई। तो वो मंत्रिपरिषद और अधिकारियों से सलाह मशवरा करने के बाद ही महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। अब जो ये मंत्री का पद होता था ये पैतृक था। पैतृक का मतलब है उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा मंत्री बनेंगे। तो जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अभिलेख मिला है हमें उदयगिरी से, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ का एक मंत्री था वीरसेन। और वो जो वीरसेन मंत्री बना था वो अपने पैतृक अधिकार के रूप में बना था। हालांकि सारी की सारी जो नियुक्तियां थी वो राजा के अंदर निहित थी। राजा जिसकी मर्जी है उसे मंत्री बनाएगा, राजा की जिसे मर्जी है उसे मंत्री नहीं बनाएगा। लेकिन फिर भी न्यायिक मामलों में एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जिसका नाम था महादंड नायक। अब जो ये महादंड नायक होता था ये मुख्य न्यायाधीश होता था। वैसे तो न्याय का काम करना किसका होता था? राजा का। लेकिन उसके के लिए उसने क्या नियुक्ति कर रखी थी? एक न्यायाधीश की नियुक्ति कर रखी थी जिसका नाम क्या होता था? महादंड नायक। इसी प्रकार से प्रांतों में शासन करने के लिए उपारिकों की नियुक्ति की गई थी। जिले पर शासन करने के लिए यानी कि डिस्ट्रिक्ट पर शासन करने के लिए विषयपतियों की स्थापना की गई थी। गांव के मामूली काम को करने के लिए बुजुर्गों को और मुखियाओं को निर्धारित किया गया था। अब देखो, जब चीनी यात्री फायान भारत में आता है तो वो ये कहता है कि गुप्त काल में मृत्युदंड तो किसी को दिया ही नहीं जाता था। यानी कि इतना न्यायप्रिय राजा था गुप्त काल में, जितने भी राजा थे, कि ये लोगों को मृत्युदंड नहीं देते थे, जान की कीमत समझते थे। इसके अलावा कुछ अन्य बड़े अधिकारी भी हैं, जैसे कि महाप्रतिहार। ये महल के रक्षक होते थे। महल के मामलों में सबसे बड़े जो अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? महाप्रतिहार। जहां ये छोटे छोटे अधिकारियों की भी नियुक्ति करते थे जिन्हें प्रतिहार कहा जाता था। इसके अलावा गुप्त काल में जासूसी प्रणाली की भी थी और बड़े पैमाने पर जासूसों को रखा जाता था। इसके अलावा बहुत सारे भूमिदान दिए जाते थे और उस भूमिदान के लिए एक अधिकारी को रखा गया था जिसका नाम था दूतक। तो देखा जाए तो बड़े पैमाने पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जैसे महादंड नायक हो गया, इसके अलावा महाप्रतिहार हो गया, उपारिक हो गए, विषयपति हो गए। ये सब अधिकारियों के नाम हैं। कौन से किस स्तर पर शासन करते थे ये सारी चीजें आपको सेटअप करके चलनी है। जैसे महादंड नायक का काम क्या होता था? वो मुख्य न्यायाधीश होता था। इसके साथ साथ उपारिक कौन होता था? उपारिक वो होता था जो प्रांतों में शासन करता था। जिले स्तर पर कौन शासन करता था? विषयपति करता था। इसी प्रकार से गांव के मामूली मामलों को कौन देखता था? मुखिया देखता था। इसी प्रकार से महल का रक्षक कौन होता था? महाप्रतिहार होता था। इसी प्रकार से जो भूमि दान में दी जाती थी उन सब का विवरण कौन दर्ज करता था? वो था दूतक होता था। क्लियर है भाई? अब हम सेना की बात करेंगे। जितनी अच्छी सेना उतना समृद्ध देश, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो गुप्त शासकों के पास एक बड़ी सेना का संगठन था, तभी उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को हरा दिया। युद्ध के समय सेना का नेतृत्व राजा स्वयं करता था, लेकिन फिर भी सेना का एक मंत्री होता था जिसे एक पता है क्या कहा जाता था? संधि विग्रहिका। शांति और युद्ध के अभिभार वाला मंत्री। यानी कि राजा खुद ना दूसरे राजा से बात करने नहीं जाता था, वो कुछ लोगों को नियुक्त रखता था जहां पर वो शांति की वार्ता के लिए उन्हें भेजता था। तो वो वाला जो अधिकारी कहलाता था उसका नाम क्या था? संधि विग्रहिका। इस मंत्री की सहायता के लिए बहुत सारे उच्च अधिकारी भी थे, जैसे कि बहुत सारे अभिलेखों में महाबलाधिकृता का उपयोग हुआ है, ये उपाधियां होती थीं। इसके अलावा एक बंदा होता था जिसका नाम था पिलुपति। अब ये जो पिलुपति होता था ये हाथियों का प्रमुख होता था। अश्वपति मतलब घोड़ों का प्रमुख होता था। नरपति मतलब पैदल सेना का प्रमुख होता था। जैसा कि आप सभी को पता है सेना कई दलों में बटी होती थी। पैदल सैनिक होते थे, घोड़े वाले सैनिक होते थे, हाथियों वाले सैनिक होते थे जो हाथियों पर बैठकर युद्ध लड़ते थे। तो हाथियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? पिलुपति। अश्वों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? अश्वपति। पैदल वालों को क्या कहा जाता था? नरपति। ऐसे बहुत सारे अधिकारी कार्य करते थे और इन्हें वेतन जो है नगद के रूप में दिया जाता था। इसके अलावा जो भंडार गृह होता था उसको जो शासक होता था, उसका जो अधिकारी होता था उसे कहते थे रण भंडारिका। क्लियर है भाई? अब राजस्व प्रशासन की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी देश में जो है आमदनी का मुख्य स्रोत क्या होता है? राजस्व होता है। तो राजस्व वसूली में एक तो कर लगाया जाता है और एक जुर्माने लगाए जाते हैं। तो जुर्माने के अतिरिक्त भू राजस्व की आमदनी का मुख्य साधन था। यानी कि गुप्त काल को जब आप पढ़ोगे तो जुर्माने तो लगाए जाते थे, वो एक अलग चीज थी, लेकिन भू राजस्व भूमि से प्राप्त होने वाला जो कर था वो सबसे बड़ी आमदनी का साधन था। समुद्रगुप्त के समय एक अधिकारी था जिसका नाम था गोपासरिणम। ये गोपासरिणम जो था ये कार्य करता था किसके लिए? भू राजस्व के लिए। इसके विभिन्न कर्तव्य थे। ये खातों की देखभाल करता था, कर्मचारियों की सुरक्षा निधि को निर्धारित करता था, कृषि लाभ का निर्धारण करता था। अगर कोई बंदा राजा की अवहेलना कर रहा है या धोखाधड़ी कर रहा है तो उसके लिए जुर्माने की वसूली भी करता था। ऐसे एक अधिकारी था पुस्तपाल।
ये जो पुस्तपाल अधिकारी था ये लेखा जोखा करने वाला अधिकारी था। मैंने देखो भाई जो मेन मेन चीज़ें ना मैंने सारी हाईलाइट कर रखी हैं और इसे बहुत ध्यान से आप समझना। तो एक अधिकारी कौन सा था? एक अधिकारी तो था कौन? गोपा शरणम, जो क्या काम करता था? जो खातों की देखभाल करता था, कर्मचारियों की सुरक्षा निधियों का ध्यान रखता था, कृषि लाभ का निर्धारण करता था। ऐसे ही एक और अधिकारी था कौन? पुस्तपाल, ये लोखा जोखा करने वाला अधिकारी था। ये लेखा जोखा करने वाला अधिकारी था, लिखित प्रमाण रखता था, सारी चीजों को क्या करता था? आंकड़ों में इकट्ठा करता था। जैसा कि कालिदास के नाटक और नारद स्मृति दोनों ही लेखक जो हैं ये बताते हैं कि राज्य को कृषि उत्पाद का 1/6 भाग शाही राजस्व के लिए प्राप्त करना पड़ता था। यानी कि कृषि का जितना भी उत्पादन होता था उसमें से 1/6 भाग ये कर के रूप में वसूलते थे। कालिदास ने भी अपनी किताबों में ये चीज़ लिखी है और नारद स्मृति ने भी अपनी किताबों में ये बात लिखी है। इसके अलावा कपड़े, तेल इत्यादि पर भी कर लगाया जाता था, जिन्हें ऊपरी कर कहा जाता था। व्यापारियों के संगठन को व्यापारिक शुल्क देना पड़ता था और जो बंदा ये नहीं देता था तो व्यापारियों के अधिकार पत्र जो उन्हें लाइसेंस दिए जाते थे उन्हें रद्द कर दिया जाता था। इसके अलावा राजा कुछ लोगों से फ्री में भी काम करवा लेता था तो उन्हें बेगारी कहा जाता था। जंगलों से जितनी भी आमदनी हो रही है और शाही भूमि से जितनी भी आमदनी हो रही है वो राजा की आमदनी मानी जाएगी। इसके अलावा राजा के कोष को यह अधिकार था कि जितने भी बहुमूल्य पदार्थ हैं, जैसे सोने हो गए, सोने के सिक्के हो गए, चांदी हो गए, जितने भी खजाने मिल रहे हैं, ये सब राजा के अंतर्गत होंगे। तो एक तरीके से गुप्त काल की जो राजस्व व्यवस्था थी वो कैसी थी? कृषि से आमदनी हो रही है 1/6 भाग, अन्य वस्तुओं पर कर लगाया जा रहा है, व्यापारियों को शुल्क देना पड़ रहा है और जितने भी खजाने होंगे वो राजा के अंतर्गत होंगे। आगे हम बात कर रहे हैं प्रशासन की दृष्टि से प्रांत, जिला और ग्राम की। तो पूरे के पूरे साम्राज्य को क्या कर रखा था? राष्ट्र या भुक्तियों में विभाजित किया गया था। जैसे कि आज हम देश कहते हैं ना, ऐसे ही पहले भुक्ति कहा जाता था। अभिलेखों में बहुत सारी भुक्तियों के नाम मिले, जैसे कि आज का जो बंगाल है, उस बंगाल में एक शासक था जिसका नाम था पुड्रवर्धन भुक्ति, जो कि पूरे के पूरे उत्तरी बंगाल को क्या करता था? चलाता था। इसी प्रकार से उत्तरी बिहार में त्रिभुक्ति था। तो भुक्तियों पर राजा द्वारा नियुक्त किए गए उपाधिक शासन करते थे। तो भुक्ति का मतलब क्या है? जो राष्ट्र की सीमाएं निर्धारित की गई थी उस समय पे उन्हें क्या कहा जाता था? भुक्तियां। तो हम कहें संपूर्ण साम्राज्य को किस में बांटा गया था? तो भुक्तियों में बांटा गया था। और उस भुक्ति पर जो बंदा शासन करता था उसे उपारिक कहा जाता था। और इस उपारिक की नियुक्ति कौन करता था? इस उपारिक की नियुक्ति करता था राजा। इसके अलावा जैसा आज हम देखते हैं देश में फिर स्टेट होते हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर गांव होते हैं, ऐसे ही गुप्त प्रशासन में भी था। सबसे पहले क्या हो गया? भुक्तियां हो गई। फिर भुक्ति के बाद क्या हुआ? तो जो ये प्रांत होते हैं ना, इन्हें भुक्ति कहा जाता था। फिर जिले होते थे, इन्हें विषय कहा जाता था, जिसपे आयुक्त नाम का अधिकारी क्या करता था? शासन करता था। और कहीं कहीं पर जो जिलों पर शासन करते थे उन्हें विषयपति भी कहा जाता था। यानी कि जिले पर, जिलों को क्या कहा जाता था? जो आज डिस्ट्रिक्ट है उन्हें क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। विषय पर जो शासन करेगा उसे विषयपति भी कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आयुक्तक नाम भी यूज किया गया है। बंगाल में जितने भी गुप्त अभिलेख मिले हैं उस पर एक अधिकरण नाम के अधिकारी की बात की गई है। ऐसी एक नगरीय व्यापारी का समुदाय है जिसे नगर श्रेष्ठी कहा गया है। ऐसे कारवों का जो नेता है उसे क्या कहा गया है? सर्थवाह कहा गया है। कारीगरों का जो प्रमुख होता था उसे प्रथमा कुलिक कहा गया है। इसी प्रकार से एक पुस्तपाल का नाम का अधिकारी होता था जो प्रमुख रूप से मैनेजमेंट करता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी गांव, और ग्राम के मुखिया को ग्रामपति या फिर ग्राम अध्यक्ष कहते थे। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया था और उस पर बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी ताकि प्रशासन जो है बहुत अच्छे तरीके से चल पाए। तो अगर क्वेश्चन आया गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, तो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले किसके बारे में बताओगे? राजा के बारे में। फिर उसके कर्तव्य बताओगे, फिर मंत्री परिषद के बारे में बताओगे, फिर दूसरे अधिकारियों के बारे में बताओगे, फिर सेना के बारे में बताओगे, राजस्व प्रशासन, राजस्व की वसूली कैसे की जाती थी ये बताओगे आप, फिर प्रांत, जिला और गांव में कौन कौन से अधिकारी कार्य करते थे इन सब के बारे में आप बताओगे। आगे हम बात करने वाले हैं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की। तो गुप्तकालीन अगर राजनीतिक व्यवस्था आ गई तो इसका क्वेश्चन आप कर दोगे। आई होप सो इजी वे में ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। आगे चैप्टर में गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था और गुप्तकालीन सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की बात की गई है, जो कि हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, वरना ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा।